क्या आप भी गद्यांश देखकर घबरा जाते हैं और समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें और क्या लिखें कि पूरा 20 में 20 नंबर मिल जाए? तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के हिंदी के गद्यांश को लाइन बाय लाइन समझना, प्रश्नों का उत्तर देना और बोर्ड के अनुसार कैसे लिखा जाए कि आपको एग्जामिनर जो है नंबर काटे ही ना, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लिया तो गद्यांश आपका सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा और 20 में 20 कैसे मिलेगा आपको नंबर, सब इस वीडियो में हम बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा और कैसे लिखना है बाबू। नंबर एकदम 20 नंबर का सवाल है, एक दो क्वेश्चन से आपको 20 नंबर मिल जाएगा हिंदी में। तो देखिए, सबसे पहले आपको गद्यांश जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद आपको सब्जेक्टिव में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले गद्यांश ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 2 अंकों का है, यानी उत्तर देना है। तो इसमें देखिए 2 प्रश्न है, जिसमें से आपको क्या करना है, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो 2 प्रश्न है, जो कि एक प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है, यानी 5 प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है। इसमें से नहीं बाबू, एक गद्यांश एक है, एक यहाँ पर गद्यांश है और एक आपको यहाँ पर गद्यांश मिल जाएगा। देखिए एक यहाँ पर गद्यांश मिल जाएगा। तो इसमें ये दोनों में से, यानी क और ख दोनों में से किसी एक को गद्यांश देना है। और एक और गद्यांश होता है जो कि 10 नंबर का और होता है, 2 गद्यांश लिखने का आता है। तो दोनों गद्यांश कैसे लिखना है हम आपको एकदम अच्छे से बताएंगे, तो इस वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले वो क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना, तो जब ये आप पढ़ने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है दिमाग में आने लगेगा। तो पहला गद्यांश कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। तो पहले आप पांचों क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि देहाती हाट का माहौल कैसा रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाट का समय कब होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि लोगों का हुजूम हाट में कब उमड़ता है। चौथा क्वेश्चन है कि हाट में किसकी सहभागिता नहीं होती है। पांचवा क्वेश्चन है कि हाट का वजूद किसे ने मिटा दिया है। तो चलिए कैसे लिखते हैं इसको समझ लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि देहाती हाट का माहौल चहल पहल में खुशनुमा रहता है। इस हाट का समय अक्सर संध्या काल ही रहता है। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हाट में लोगों का हुजूम उभरता है। इसमें धनी व्यापारी की सहभागिता नहीं होती है, बल्कि आसपास के गांवों के साधारण आदमी ही यहाँ पर दुकान लगाते हैं। बाजारों की तरह यहाँ पर टंट घंट नहीं होता, बल्कि खुले आसमान के नीचे धरती पर वस्तुओं को सजाया जाता है। बड़े बड़े मॉल और बाजार ने हाटों का वजूद ही मिटा दिया है। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़ लेंगे। तो अब उसके बाद इसका आंसर कैसे लिखना है चलिए हम समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देहाती हाट का माहौल कैसा रहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि देहाती हाट का माहौल चहल पहल से खुशनुमा रहता है, यानी इसका जो पहला का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देहाती हाट का जो माहौल है चहल पहल में खुशनुमा रहता है। आप लोग पहले इसको दे लेंगे, अब मैंने पहला क्वेश्चन का पहला लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग कॉपी में कैसे लिखना है हम बताएंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि हाट का समय कब होता है। तो अब देखिए इस हाट का समय अक्सर संध्या काल ही होता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब तीसरा देखिए कि लोगों का हुजूम हाट में कब उबड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि वैसे जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हाट में लोगों का जो हुजूम है वह उमड़ता है। तो यह तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए कि हाट में किसकी सहभागिता नहीं होती है। तो हाट में किसकी सहभागिता नहीं होती है। तो अब देखिए इसमें धनी व्यापारियों की सहभागिता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखा है किसकी नहीं होती है, तो यहाँ पर हाट में धनी व्यापारियों की सहभागिता नहीं होती है। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि हाट का वजूद किसने मिटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ था हाट का वजूद, हाँ देखिए बड़े बड़े मॉल और बाजारों ने हाट का वजूद मिटा दिया है। यह पांचवा क्वेश्चन हो गया। तो आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया। अब कॉपी में कैसे लिखना है चलिए अब हम आपको एकदम अच्छे से बताते हैं।
तो कॉपी में बाबू सबसे पहले लिखने से पहले आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कॉपी कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले खंड ब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर खंड ब आपको लिख लेना है कॉपी में, तभी जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करने वाला है समझेगा अच्छे से। और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर लिख देंगे। अब जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क लिखना है। और देखिए बाबू इसमें 2 होता है प्रश्न, तो किसी एक का ही आंसर देना होता है। तो हम तो पहला का ही आंसर दे दिए हैं। अगर आपको ये पहला अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरा का भी आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, दूसरा का भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें या क या ख में से किसी एक का देना है, ना कि दोनों का दे दीजिएगा। क्योंकि बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी एक गद्यांश को पढ़कर ही नीचे प्रश्नों का उत्तर दे, या तो इसका आंसर दीजिएगा या तो ख का आंसर दीजिएगा। अगर इसका देंगे तो इसको छोड़ दीजिएगा, और फिर दूसरा लिखने का आएगा तो इसमें भी एक का ही देना है तो इसका दीजिएगा। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहला का भी आंसर देते हैं, दूसरा का भी आंसर देते हैं, लेकिन ए वाला जो क्वेश्चन है छोड़ देते हैं। तो बाबू अगर आप दोनों का आंसर देते हैं तो आपका एक ही का नंबर मिलेगा, और इसका अगर नहीं देते हैं तो आपका डायरेक्ट 10 नंबर जो है कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब कैसे लिखना है चलिए हम बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हम दे दिए हैं। अब उसके बाद क्या लिखना है, क है, यहाँ पर क लिखा हुआ है, तो क का हम आंसर दे रहे हैं, ख का नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क, क्या लिखेंगे, क लिखेंगे। यहाँ पर क का हम आंसर दे रहे हैं तो क लिख कर इस तरह डैश दे देंगे, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उसको नज़र में आए। तो पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि देहाती हाट का माहौल कैसा रहता है। तो पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पर पहला नंबर देंगे, पहला यहाँ पर नंबर देंगे, पहला नंबर दे दिए। अब इसका आंसर कैसे लिखना है इतना आप लोग लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा, ताकि ऊपर साफ में लिख साफ एग्जामिनर को लिखे। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि देहाती हाट का माहौल कैसा रहता है। तो हमने कहाँ देखा था कि देहाती हाट का जो माहौल है चहल पहल से खुशनुमा रहता है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन आंसर लिखिएगा कि देहाती हाट का जो माहौल है कैसा रहता है, माहौल चहल पहल से खुशनुमा रहता है, पहल से खुशनुमा रहता है। यह पहला का आंसर हो गया। आपको इसमें जो है 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन में करा है कि हाट का समय कब होता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करे, हाट का समय कब होता है। तो दूसरा का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि इस हाट का समय अक्सर संध्या काल ही होता है। तो हाट का समय कब होता है, तो लिखिएगा कि हाट का समय, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा नंबर डालेंगे, दूसरा नंबर, फिर लिखिएगा कि हाट का समय, हाट का समय कब रहता है, अक्सर संध्या काल में ही होता है। तो हाट का समय अक्सर संध्या काल में ही होता है, यहाँ पर ही होता है लिख देंगे। उसके बाद ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आपको तीसरा क्वेश्चन लिखने की बारी आएगी। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि लोगों का हुजूम हाट में कब उमड़ता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यह है ना कि जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हाट में लोगों का हुजूम उमड़ता है। तो तीसरा यहाँ पर नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा डालेंगे और लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ऐसे नंबर लिखिएगा बाबू, आपको एकदम पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो क्या लिख रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हाट में हाट में क्या होता है, लोगों का हुजूम भी उमड़ता है। तो लिखेंगे लोगों का हुजूम भी उमड़ता है,
उमड़ता है। यह आपका तीसरा का आंसर हो गया। अब देखिए चौथा का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि हाट में किसकी सहभागिता नहीं होती है। तो अब देखिए चौथा का कहाँ आंसर लगाए थे हम लोग कि इसमें धनी व्यापारियों की सहभागिता नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चौथा का आंसर देंगे, यहाँ पर लिखकर यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर इस तरह दे देंगे ताकि साफ साफ लिखेंगे आप लोग, तभी नंबर आपको मिलेगा। तो लिखिएगा कि इसमें धनी यानी इसमें धनिक लिखा हुआ है तो धनिक लिखेंगे। धनिक व्यापारियों की सहभागिता नहीं होती है, धनिक व्यापारियों की सहभागिता नहीं होती है। यहीं तक लिखिएगा बाबू, यहाँ पर ये मत लिखिए कि बल्कि आसपास के गांव की। यहाँ पर सिर्फ आपको जो क्वेश्चन दिया है वहीं आपको आंसर देना है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन रह गया है, तो लिखना है 5वां क्वेश्चन कि हाथों का वजूद किसने मिटा दिया है। तो 5वां के आंसर यहाँ पर हम लोग लगाए थे कि बड़े बड़े मॉल और बाजारों ने हाथों का वजूद मिटा दिया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 5वां का यहाँ पर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आपको आंसर ही लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि हाथों का वजूद, तो यहाँ पर लिखेंगे हाथों का वजूद किसने मिटा दिया है। तो लिखेंगे हाथों का वजूद बड़े बड़े मॉल और बाजारों ने मिटा दिया है। क्योंकि हम ये पहले ही लिख दिए हैं कि हाथों का जो वजूद है किसने मिटा दिया, तो यहाँ से हम लोग हाथों का वजूद बड़े बड़े मॉल और बाजारों ने मिटा दिया है, बस यहाँ इतना लिख देंगे, मिटा दिया है। आपको एकदम 10 नंबर पक्का मिलेगा बाबू, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर ऐसे आप लोग आंसर लिखते हैं तो। और देखिए ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी जस्ट ऐसे ही लिखिएगा। अब हम लोग पहला का आंसर दे दीजिए, इसमें आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अब पहला का तो आंसर दे दिया हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कह रहा है इसमें से किसी एक का हम लोग आंसर दे दिया। अब इसको नहीं देंगे, ख वाला का आंसर नहीं देंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे। अब आएंगे दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट हो गया। फिर देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है 5 प्रश्न है, 2 नंबर का है। तो इसको अब पढ़ेंगे, या तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ख वाला। अगर हमको ख बाबू इसमें बड़ा थोड़ा दिख रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम क का ही आंसर देंगे, इसका क का ही आंसर देंगे। अब इसका आंसर मत दीजिएगा, अब इसमें का आप 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, अब 5 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ने में इसमें आंसर दिख जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति किसके सिद्धांत को मानते हैं। दूसरा कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति किसकी महत्ता को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति को किस बात का ख्याल रहता है। चौथा कह रहा है कि कर्म के प्रति किसमें उत्साह रहता है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति किससे नहीं घबराते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हमको सारा आंसर मालूम चल जाएगा। देखिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आदर्श व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को मानते हुए सदैव कर्म के लिए तत्पर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला का आंसर मिल गया है। उसके बाद जीवन में प्रत्येक क्षण की महत्ता को समझते हुए वे कर्म में लगे रहते हैं। उन्हें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं रहता है, बल्कि उनका जो कर्म है, कर्म कैसे सार्थक हो, बस इसी बात का ख्याल रहता है। हाथ पर हाथ धर कर दूसरे का मुंह ताकना आदर्श व्यक्ति को मृत्यु के समान लगता है। आदर्श व्यक्ति में कर्म के प्रति उत्साह रहता है। वे कभी भी कर्म की राह में आने वाली विपत्तियों एवं चुनौतियों से नहीं घबराते हैं। अब इसका आंसर एकदम आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और लिख देंगे आप लोग एकदम अच्छे से। करें कि आदर्श व्यक्ति किसके सिद्धांत को मानते हैं। तो जो आदर्श व्यक्ति है ना वो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आदर्श व्यक्ति किसकी महत्ता को समझते हैं। तो जो आदर्श व्यक्ति होते हैं किसकी, तो जीवन के प्रत्येक क्षण की महत्ता को समझते हैं। दूसरा का आंसर ए हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति को किस बात का ख्याल रहता है। तो देखिए कहाँ है,
तो उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता है, बल्कि उनके कर्म कैसे सार्थक हो बस इसी बात का ख्याल रहता है। तो तीसरा का यहाँ से हो जाएगा कि उनका कर्म कैसे सार्थक हो बस इसी बात का ख्याल रहता है। अब देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि कर्म के प्रति किसमें उत्साह रहता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि आदर्श व्यक्ति में कर्म के प्रति उत्साह रहता है। किसमें? चौथा का आंसर ये हो जाएगा कि आदर्श व्यक्ति में। पांचवा का क्या कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति किससे नहीं घबराते हैं। तो देखिए आदर्श व्यक्ति जो होते हैं ना, विपत्तियों एवं चुनौतियों से नहीं घबराते हैं। ये पांचवा का आंसर हो गया। तो आपको पांचों का आंसर मालूम चल गया। आप कॉपी पर आइए कैसे लिखते हैं। तो देखिए बाबू, यह तो पहला का आंसर हम लोग दिए थे क। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख कर हम बताते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर ब्लैक पेन से आप लोग दूसरा पेन लिख देंगे, ब्लैक पेन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर डालकर इतना बड़ा डैश दे देंगे ताकि आपको जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है वो दिखे। यहाँ पर 2 लाइन और छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं छोड़े हैं, 2 लाइन आप और छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा क, हम लोग क का आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पर क लिखेंगे, फिर उसके बाद दे दीजिएगा डैश। क का आंसर दे रहे हैं। अब उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका उस आंसर क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है आंसर? कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति किसके सिद्धांत को मानते हैं। तो आदर्श व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? जो आदर्श व्यक्ति होते हैं किसके सिद्धांत को मानते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर कि आदर्श व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है? आदर्श व्यक्ति जो होते हैं कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको इसमें लिखा है बस वही आंसर लिख देना है। कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। बाबू देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को सारे बच्चे लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि बाबू इतना हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको लेटर कैसे लिखना है सब हम बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे दिए हैं। अब हम लोग दूसरा का आंसर देंगे। मान लीजिए दूसरा का आंसर देंगे। दूसरा में क्या कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति किसकी महत्ता को समझते हैं। तो दूसरा के आंसर क्या लगाए थे कि जो आदर्श व्यक्ति हैं जीवन में प्रत्येक क्षण की महत्ता को आदर्श व्यक्ति समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डालकर, यहाँ पर 2 क्वेश्चन नंबर डाल देंगे और लिखेंगे कि जो आदर्श व्यक्ति हैं, क्या है क्वेश्चन कि आदर्श व्यक्ति किसकी महत्ता को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आदर्श व्यक्ति जीवन में प्रत्येक क्षण की महत्ता को समझते हैं। दूसरा का भी आंसर लिख दिया हम लोग। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि आदर्श व्यक्ति को किस बात का ख्याल रहता है। तो आदर्श व्यक्ति को किस बात का ख्याल रखता है। तो आदर्श व्यक्ति को उनका कर्म कैसे सार्थक हो बस इसी बात का ख्याल रहता है। तो यहाँ पर तीसरा दीजिएगा क्वेश्चन और लिखिएगा आंसर कि आदर्श व्यक्ति को उनका कर्म कैसे सार्थक हो बस इसी बात का ख्याल रहता है। यह तीसरा का भी आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे। अब इसका आंसर देखिए क्या होगा। कह रहा है कि कर्म के प्रति किसमें उत्साह रहता है। तो याद रखिए आदर्श व्यक्ति में कर्म के प्रति उत्साह रहता है। यहाँ पर लिख देंगे चौथा का आंसर यही हो जाएगा कि यहाँ पर लिखेंगे क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि आदर्श व्यक्ति में लिखेंगे कि आदर्श व्यक्ति में कर्म के प्रति उत्साह रहता है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। अब आ गया पांचवा क्वेश्चन कि आदर्श व्यक्ति किससे नहीं घबराते हैं। तो देखिए पांचवा के आंसर यहाँ पर लगाए थे हम लोग कि जो आदर्श व्यक्ति होते हैं किससे नहीं घबराते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन डालेंगे और इसका आंसर देंगे कि जो आदर्श व्यक्ति हैं वह आने वाले विपत्तियों
देखिए आदर्श व्यक्ति कर्म की राह में, यहाँ पर लिखेंगे आदर्श व्यक्ति कर्म के राह में, कर्म की राह में आने वाली विपत्तियों एवं चुनौतियों से नहीं घबराते। इतना आप लोग लिख दीजिएगा बाबू ना, तो आपको कोई भी टीचर हो आपका नंबर नहीं काटेगा, ध्यान रखिएगा। और जैसे हम बताएं वैसे ही आप लोग एकदम अच्छे से लिखेंगे, एक भी नंबर नहीं काटेगा। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आप 5वां लिखते हैं हम लोग, आपको इसी में अब 20 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर पहला वाला से मिल जाएगा और 10 नंबर दूसरे वाले से मिल जाएगा, आपको एकदम 20 नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अगले वीडियो में हम लोग कैसे निबंध लिखना है, ये भी 10 नंबर का है बाबू, ये भी हम आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का लिंक आपको दिख रहा है। और धीरे धीरे हम लोग सब समझ जाएंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।